हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्कार। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ चेक। तो हमने सेक्शन 13 में ही एक्सप्लेनेशन 2 एंड 1 में बेरर एंड ऑर्डर देखा। तो हमने कहा बेरर के पैसे किसको मिलेंगे? जिसके पास है, विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द बेरर और द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। ऑर्डर हमने कहा जिस एक पर्टिकुलर आदमी को और हेज ऑर्डर जब आप आगे एंडोर्स कर देते हैं, तो इसलिए बेरर में हमने कहा नेगोशिएशन कैसे हो जाएगी अंडर सेक्शन 47 बाय मेयर डिलीवरी, जबकि ऑर्डर में नेगोशिएशन के लिए डिलीवरी भी चाहिए प्लस एंडोर्समेंट भी चाहिए अंडर सेक्शन 48। बेरर में कोई आईडी नहीं चाहिए, वहां चाहिए। दोनों की पेमेंट ओवर द काउंटर होगी, किसके? ड्रॉई बैंक, पेइंग बैंक के। जबकि हमने क्रॉस चेक का हल्का सा इंट्रो लिया कि जब क्रॉस चेक है तो उसमें चार पार्टीज हो जाती हैं। कि क्रॉस चेक क्या है? एक डायरेक्शन दी है आपने, किसको दी है? किसने दी है? ड्रॉर ने दी है, ड्रॉई को दी है कि भाई साहब सीधे पैसे काउंटर पे मत दे देना। पेई का कौन आए? उसका बैंक आए, वही पैसे लेके जाए। बेनिफिट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो ट्रेल कहां से आया पैसा, कहां गया, वो कैच हो जाएगा। लेकिन क्रॉस चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि अंडर सेक्शन 13 सिर्फ चेक पेबल टू बेरर और ऑर्डर ही है, यही लिखा है क्लियरली। देन हमने इसी के साथ सेक्शन 85A पढ़ लिया बैंक ड्राफ्ट के ऊपर कि पैसे भेजने हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या थी बैंक ड्राफ्ट में? एक ही बैंक है, एक ही व्यक्ति है, उसकी दो ब्रांच है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एक चंडीगढ़ एक दिल्ली। तो चंडीगढ़ से पैसे दिल्ली ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि ब्रांच है आपस में। सो ये एक ऑर्डर है ड्रॉन बाय वन ब्रांच ओवर द अनदर। तो एक ही व्यक्ति है, ये मत भूलें, उसकी दो ब्रांचेस। बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली देखने में भी चेक जैसा होता है, बट बनाया बैंक ने होता है, एक ब्रांच ने दूसरे के ऊपर। तो जिस व्यक्ति को आप दे देते हैं, ये जिसके फेवर में ये बना है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण दो चीजें होती हैं। पेबल कहां होगा, कौन सी जगह पे होगा? दिल्ली। इन फेवर ऑफ, किसको पैसे मिलने हैं? तो जिसके फेवर में है, जो पेई है, वो अपने बैंक के थ्रू इसे प्रेजेंट करेगा। क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था अंडर सेक्शन 131A सारी धाराएं क्रॉस चेक की लगेंगी। देन हमने वन लाइनर दो सेक्शन पढ़ लिए थे। 18 था वर्ड्स की चलेगी, 80 था इंटरेस्ट रेट नहीं दिया तो 18% पर एनम होगा। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बार बार मैं यही कहता हूं, आगे बढ़ें उससे पहले पिछला सारा पढ़ें। तो मैं भी आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी रिवीजन देता हूं। तो अब हम क्रॉस चेक जो है उसकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि एग्जैक्टली कहूं, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपके कोर्स में वैसा नहीं बताया गया है। पहले होता था, आजकल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में उन्होंने इतनी गहराई नहीं बताई, लेकिन मैं काफी गहराई में आपसे शेयर करूंगा। तो आई एम गोइंग टू पिक अप अ न्यू पेज। एक नए पेज पे, एक पेज जितना इलाका लगभग कह लीजिए हमारा कंज्यूम होगा। बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है। तो क्वेश्चन का हेडिंग है टाइप्स, किस चीज की? ऑफ क्रॉसिंग, ऑफ चेक। कल मैंने आपको सिंपल एक चीज सिखाई थी, चेक की क्रॉसिंग करते समय दो लाइनें मारना जरूरी है, टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मली। अब ध्यान से सुनिए, क्रॉस चेक कितनी प्रकार के होते हैं? सामने देखिए दो। आई रिपीट, क्रॉस चेक कितनी प्रकार के होते हैं? सर दो। बढ़िया सर, ये उंगलियां दो और क्यों उठा रहे हो आप? क्योंकि ध्यान दीजिए, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसको चार में कन्वर्ट करेंगे। तो एज आई ऑलवेज से कि सबसे पहला कॉलम हम किसका बनाएंगे? बेसिस का। तो एक कॉलम आ गया बच्चों बेसिस का, हेडिंग्स के लिए। दूसरा कॉलम, अब टोटल चार कॉलम बनने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा तो अपना जितना पेज है उसको चार पार्ट्स में स्प्लिट कर लें। तो ये हो गया बेसिस, एक हिस्सा, दो हिस्सा, दो और बनाएंगे आगे, राइट? तो ये चार कॉलम हो जाते हैं। तो फिलहाल आपकी स्क्रीन पे आपको दो दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले कि क्रॉसिंग कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। तो आइए देखते हैं इनका नाम। तो सबसे पहले
हम क्रॉसिंग को नाम दे रहे हैं जनरल क्रॉसिंग। जनरल का मतलब ही क्या होता है आमतौर पर। तो दूसरी का नाम क्या है स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। पहले फिलहाल मैं दो ही कॉलम पे काम करूंगा, तो दो ही कॉलम पे आप चलिएगा, बाकियों पे लाइन भी मत मारिएगा। तो बच्चों इन दोनों से रिलेटेड जो सेक्शन है दैट इज 123 एंड 124। तो आप देख रहे हैं चैप्टर 2 की बात कर रहा था, ये तो मैं आगे पहुंच गया, अगले चैप्टर्स में पहुंच गया। क्योंकि चेक के ऊपर पढ़ा रहा हूं तो एक अच्छा पढ़ाना है तभी होता है, एक चीज से रिलेटेड हम सारा कॉन्टेक्स्ट चाहे वो किसी भी चैप्टर में आए, आगे आए पीछे आए, एक जगह नोट्स बना दूं आपके, ताकि बहुत अच्छी आपको क्या मिले क्लैरिटी मिले, सीखने को चीज मिले। राइट तो सेक्शन 123 एंड 124 में ही आते हैं। तो क्रॉसिंग कैसे होगी ये मैंने कल आपको बता दिया था, दो लाइनें मारनी है और ये दोनों क्या होंगी लाइनें पैरेलल टू पैरेलल, लेकिन वो डायगोनल टाइप हमने लाइन मारी थी, तो इसे कहते हैं हम टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स सुनना अच्छा लगे भूलना जाए तो आसान शब्द क्या है वही है बेटा डायगोनल। दो लाइनें, क्या ये दो लाइनें मानना जरूरी है? पहली बात जैसे मैंने कहा ये लाइनें कहां मारनी है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, ठीक है टॉप कॉर्नर। एक बात, क्या लाइनें मारना जरूरी है? तो लाइनें मारना बड़ा जरूरी है। 123 ये कहता है जनरल क्रॉसिंग में मस्ट मींस कंपल्सरी। लेकिन ध्यान दीजिए स्पेशल क्रॉसिंग, एक तो क्रॉसिंग का नाम स्पेशल है और यहां बड़ी जबरदस्त चीज आ गई, ये दो लाइनें मारना क्या जरूरी है? देखिए आंसर क्या लिख रहा हूं, मे और मे नॉट, मर्जी है आपकी, आप लाइनें मारना चाहते हैं मारिए, नहीं मारना चाहते कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमें कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज दिख रही है, क्योंकि हम तो सीख रहे थे शायद लाइनें मारनी पड़ेंगी, बट स्पेशल क्रॉसिंग में लाइनें मारना जरूरी नहीं है। नाउ ये लाइनें कौन मारेगा? क्रॉसिंग बाय whom? तो बच्चों इसके ऊपर सेक्शन आता है 125 125। लाइनें कौन मारेगा मैंने कल भी बता दिया था, जो ड्रॉर होता है। आप खुद ये लाइनें मार के दे दीजिए अगले को चेक, या कोई भी और व्यक्ति, एनीबॉडी, तो एनीबॉडी एनीवन। नेचुरल है लाइनें मारने के लिए, चेक के लिए आपके पास चेक होना जरूरी है। दैट मीन्स एनीवन का मतलब क्या हो गया, होल्डर कह लीजिए, पेई कह लीजिए, जिसके पास चेक है। और यहां पे भी आंसर सेम है, टिक कर दिया मैंने। अब पैसे कहां से मिलेंगे आपको? हमने पढ़ा बेरर और ऑर्डर चेक, तीन ही पार्टीज थी। पैसे मिलेंगे ड्रॉई से, ड्रॉई का मतलब क्या था, पेइंग बैंकर, लेकिन मैंने क्रॉस चेक में कहा था चार पार्टी हो जाती हैं और पैसे आपको मिलते हैं थ्रू कलेक्टिंग बैंकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, सो पेमेंट थ्रू कलेक्टिंग बैंकर। और ये चीज कौन कहता है? ये चीज कहता है सेक्शन 126 कहता है पेमेंट जो आपको है थ्रू कलेक्टिंग बैंकर मिलेगी। किसका कलेक्टिंग बैंक? पे का है, राइट। सो कलेक्टिंग बैंक का मतलब क्या हो गया, एनी कलेक्टिंग बैंक वेयर, जहां पे पे हैज अकाउंट, जहां पे आपका अकाउंट है। एक उदाहरण लीजिएगा, बहुत बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए चेक आपने मेरे को दिया, आपने चेक मुझे दिया। अब लेट्स से पे कौन? मैं, स्वामी सर, राइट।
मेरे जो अकाउंट हैं वो कई बैंक्स में, लेट्स से आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आईडीबीआई। तो आपने चेक दिया मुझे, आपका चेक किसी भी बैंक का हो, लेकिन अगर मैंने पैसे लेने हैं आपसे, आपके बैंक से, तो मेरा ही बैंक पैसे लेके आएगा। तो कौन सा बैंक होगा मेरा? मेरे अकाउंट 4 जगह है, तो इनमें से द आंसर इज एनीवन। किसी भी बैंक के, जिस भी बैंक में मैं ये चेक रखा हूं, वो लेके आएगा पैसे। तो क्या लिखा है? पेमेंट थ्रू कलेक्टिंग बैंक होगी, ये तो तय है। कौन सा कलेक्टिंग बैंक? जहां पे आपका अकाउंट है। अगर एक से ज्यादा अकाउंट है तो जहां पे भी आप क्या दे आए, चेक दे आए। चाहे इस तरह से एग्जाम्पल ना लिखे, आप सिंपल लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिए, इफ पेई हैज मोर देन वन बैंक अकाउंट वेरेवर द चेक इज डिपॉजिटेड, जिसके ड्रॉप इन बॉक्स में आपने जाके चेक डाल दिया। लेकिन अगर स्पेशल क्रॉसिंग है, अब ये बड़ी बात है। कौन सी क्रॉसिंग है? स्पेशल क्रॉसिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले मैं एक पॉइंट और लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ पॉइंट ले रहा हूं, पेमेंट माना आपको मिलेगी थ्रू कलेक्टिंग बैंक, ठीक है? तो क्या कलेक्टिंग बैंक का नाम लिखना जरूरी है? किसको? ड्रॉर को। वो क्यों लिखेगा भाई? उसे क्या पता आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? सो नेम ऑफ कलेक्टिंग बैंक नॉट मेंशन्ड, ये मेंशन नहीं किया जाता। कहां पे? ऑन चेक, बाय व्हाट? ड्रॉर। ऐसा वो कुछ मेंशन नहीं करेगा। इसलिए तो मैंने कहा, अगर मेरे अकाउंट 4 जगह पे हैं, 4 बैंकों में है, तो किसी भी बैंक में जाके मैं पैसे ले सकता हूं। लेकिन अब बड़ी बात देखना, स्पेशल क्रॉसिंग में स्पेशल क्या था? एक लाइन मारना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें जरूरी क्या है? मस्ट कंडीशन क्या है? ये जो लिखा मैंने, नेम ऑफ कलेक्टिंग बैंक मस्ट बी मेंशन्ड। कौन सा आपका कलेक्टिंग बैंक होगा, ये ड्रॉर बताएगा। सर बात समझ में नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए। अब ऊपर वाला कॉलम फिल करते हैं, पेमेंट थ्रू कलेक्टिंग बैंक। कौन से कलेक्टिंग बैंक से आपको पैसे मिलेंगे? देखिए क्या लिख रहा हूं, ओनली थ्रू स्पेसिफाइड कलेक्टिंग बैंक। किसने स्पेसिफाई किया? ड्रॉ नहीं किया। सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, अभी आएगा खूबसूरत तरीके से। देखिए, अगर मैं इसका एक स्पेसिमेन दूं, फॉर्मेट दूं, ठीक है, तो हमने कहा जनरल क्रॉसिंग चेक है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे क्या मारनी है आपने? 2 लाइनें, ये मार दिया आपने 2 लाइनें। क्या स्पेशल क्रॉसिंग में 2 लाइनें मारनी जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, लेकिन क्या मार सकते हैं? मार सकते हैं, ये लो मार दी। लेकिन जरूरी चीज क्या है स्पेशल क्रॉसिंग में? आपको कलेक्टिंग बैंक का नाम लिखना है। जैसे उदाहरण लीजिएगा, यहां लिख दिया गया SBI। अगर लाइनें आप नहीं मार रहे हैं, क्योंकि लाइन मारना जरूरी नहीं था, तब भी आपको कलेक्टिंग बैंक का नाम लिखना है। क्या लिखेंगे आप? SBI। सर अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया, आइए चलते हैं। प्रिंटेड नोट्स में कल आपने स्पेसिमेन देखा था, राइट? दिस वाज ऑन, या ओवर हियर, ध्यान दीजिएगा। काफी कुछ मैंने यहां से रब कर दिया इजी वे में। पहली बात, मैं आपको यहां उदाहरण देने जा रहा हूं। सबसे पहले आईसीआईसी का जो चेक दिख रहा है, दैट इज जनरल क्रॉसिंग। तो बच्चों क्या करना था हमें जनरल क्रॉसिंग में? ये जनरल क्रॉसिंग का उदाहरण ले रहा हूं, सेक्शन नंबर 123। मैंने कहा था 2 लाइनें मारनी है, तो आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे लाल रंग की 2 लाइनें देख रहे हैं, मैं दोबारा मार देता हूं, ये रही डायगोनल टाइप, जिसे हम कह देते हैं ट्रांसवर्स लाइंस, ठीक है? ये होगी जनरल क्रॉसिंग।
लेट्स से हमें करना है स्पेशल क्रॉसिंग। फिर से जनरल क्रॉसिंग देखिए, कौन सा बैंक है? आईसीआईसी। कौन सा बैंक हुआ? ये पिंक बैंक। आपने चेक किसे दिया? मान लीजिए मेरे नाम का दिया, ये लिख दिया आपने स्वामी सर, राइट। मेरे अकाउंट कहां थे? मेरा अकाउंट था आईसीआईसी में, आईडीबीआई में, J&K में, बैंक ऑफ इंडिया में। तो चारों में से जिस भी बैंक में मैं चेक सबमिट, डिपॉजिट, ड्रॉप इन करा उनके बॉक्स में, वो पैसे लेके आएगा। तो कलेक्टिंग बैंक कौन हुआ? एनीवन। दो लाइनें मारनी जरूरी थी। लेकिन अगर मैं इस आंसर को चेंज करके स्पेशल क्रॉसिंग करना चाहता हूं तो क्या करना होगा? करना ये होगा बच्चों, अगर मैं स्पेशल क्रॉसिंग चाहता हूं, क्या दो लाइन मारनी जरूरी है? मे और मे नॉट। चलिए मार दी हमने दो लाइनें, ये रही। लेकिन जरूरी क्या था? जो ड्रॉर है, तो ये आपने चेक दिया, मान लीजिए ड्रॉर जो है पप्पू सिंह है। तो पप्पू सिंह जी ने क्या किया? अब बड़ी जबरदस्त बात सिखा रहा हूं। नॉर्मल जीवन में अगर आपने किसी के मजे लेने हो, स्वाद लेने हो, ले सकते हो आप, लीगलाइज्ड वे में है, अगले को पता भी नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए, कई छोटे बैंक भी हैं, जैसे इंडस एंड बैंक, बहुत कम ब्रांचेस हैं उनकी, राइट। तो आपने क्या किया एज ए पप्पू सिंह? स्पेशल क्रॉसिंग कर दी। क्या जरूरी था स्पेशल क्रॉसिंग में? दो लाइन मारना जरूरी नहीं था, जरूरी था कलेक्टिंग बैंक का नाम लिखना। आपने यहां लिख दिया इंडस एंड, ये लिख दिया, इंडस इंड लिख दिया। अब लगाओ बच्चों दिमाग, क्या मेरा अकाउंट है इंडस इंड में? नहीं है, मैंने मेरे चारों अकाउंट बता दिए। तो अगर मुझे पैसे लेने हैं तो कौन सा बैंक पैसे ले पाएगा? कलेक्टिंग बैंक कौन होगा? ये बता दिया है ड्रॉर ने, इंडस इंड होगा। तो अगर मुझे पैसे लेने हैं तो मुझे वहां खाता खुलवाना पड़ेगा, खाता खुलवाने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप किसी व्यक्ति के मजे ले सकते हो, या आप पेमेंट थोड़ी डिले करना चाहते हैं कि अगले को अटका के रखना चाहते हैं। तो अगर आपको एहसास है कि इस बैंक में उसका अकाउंट नहीं होगा, नाम डाल दो, यहां पे इंडस इंड डाल दिया। या फिर एक तरीका और है स्पेशल क्रॉसिंग करने का, आप यहां पे दो लाइनें मत मारें, आपने ये लाइनें नहीं मारी यहां पे, लेकिन कलेक्टिंग बैंक का नाम लिखना जरूरी है। आपने सीधा लिख दिया इंडस एंड बैंक, लिख दिया। तो पैसे आईसीआई किसको देगा? इंडस इंड को देगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉर ने एक तरह से चेक के ऊपर लिख करके ये डायरेक्शन, ये ऑर्डर दे दिया है अपने ड्रॉई को, पेइंग बैंक को, कि भाई साहब पैसे सिर्फ इंडस इंड को देने, है ना खूबसूरत चीज। क्या नॉर्मल जीवन में ऐसा सोचा था आपने? नॉट एट ऑल। और सीरियसली क्या किसी के स्वाद लेने वाली चीज है? बिल्कुल है। क्या लोगों को इसका नॉलेज होता है? नॉट एट ऑल। आम जनता को कहां पता होता है। सो बच्चों, इसलिए महत्वपूर्ण चीज जो हमने देखी वो क्या देखी? मस्ट कंडीशंस क्या है। यहां था दो लाइनें मारना जनरल क्रॉसिंग में, यह है मस्ट कंडीशन। स्पेशल क्रॉसिंग में मस्ट कंडीशन क्या था? किसी कलेक्टिंग बैंक का नाम क्या कर देना? स्पेसिफाई कर देना। नेम ऑफ कलेक्टिंग बैंक मस्ट बी मेंशन्ड। मस्ट मीन्स कंपल्सरी कंडीशन। कोई डाउट? सोच लीजिए। आई होप सो, ये ओके रहेगा। सेक्शन 123 जनरल क्रॉसिंग, दो लाइनें मारना जरूरी है। 124 स्पेशल क्रॉसिंग, कलेक्टिंग बैंक का नाम जरूरी है, लाइन मारना जरूरी नहीं है। 125 क्रॉसिंग कौन करेगा? भाई कोई भी कर ले, ड्रॉ कर ले या कोई और कर ले। 126 पैसे कहां से मिलेंगे? सिर्फ कलेक्टिंग बैंक से। लेकिन अगर स्पेशल क्रॉसिंग है तो पैसे सिर्फ मिलेंगे स्पेसिफाइड कलेक्टिंग बैंक से। तो ये थी दो प्रकार की आपकी क्रॉसिंग, कम्स टू एन एंड। अब दो प्रकार को हम चार प्रकार में चेंज करेंगे। और मैं एक पॉइंट और यहां बना दूं एंड में, क्योंकि वो अगली जो दो टाइप्स हैं बताने में ये पॉइंट बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर सकता है। देखिए, नेगोशिएबिलिटी, कलर चेंज किया मैंने क्योंकि पॉइंट ही डिफरेंट है। एक चीज तो आपको समझ में आ गई
कि क्रॉस चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 13। क्यों? क्योंकि क्रॉस चेक है, पैसा सिर्फ मिलना ही किसको? जिसका नाम लिखा है। क्यों नहीं है क्रॉस चेक नेगोशिएबल? क्योंकि पैसा उसी को मिलना है जिसका नाम लिखा है। आप आगे तो किसी को दे ही नहीं सकते हैं, सेफ्टी के लिए था ये। तो हम क्या कहेंगे, ये नेगोशिएबल तो है ही नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल लाइफ अलग होती है, लीगल लाइफ और अलग होती है, थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ भी अलग होती है। कैसे? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत रिवर्स लिख रहा हूं, जबरदस्त लिख रहा हूं। क्या लिख दिया मैंने? चेक रिमेन्स नेगोशिएबल। अरे बाप रे बाप सर, बिल्कुल गलत लिख रहे हो, चेक तो नेगोशिएबल रहा ही नहीं। लेकिन कब? इफ पेई नेम नॉट मेंशन्ड। अगर आपने पेई का नाम नहीं लिखा। कैसे? देखिए, चलिए हम यहां चलते हैं। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा बहुत बार बच्चे, माँ बाप बड़े समझदार होते हैं और वो क्या करते हैं, माँ बाप बच्चे को फीस दे देते हैं चेक से, ये लाइनें मार के दे देते हैं क्रॉस्ड, कि खो जाए तब भी कोई टेंशन ना रहे। अपने साइन भी कर देते हैं माँ बाप, या फीस का अमाउंट भी भर दिया XYZ ये वो। लेकिन माँ बाप को मेरा नाम नहीं पता होता, पूरा नाम नहीं पता हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो माँ बाप कह देते हैं कि बेटा सर से नाम पूछ लेना और उनका नाम लिख देना। एंड मैं आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, व्हाट आई डू। बच्चे मेरे को चेक देते हैं बहुत बार, कई बार नाम पूछते हैं, बता देता हूं, कई बार नहीं बताता। मैं कहता हूं दे दो चेक, अपने आप लिख दूंगा, क्या टेंशन है। अब सुनो, मान लो एक मिस्टर ए है, मैंने उनको पैसे देने हैं, मेरे पास चेक पड़ा लेकिन पेई का नाम नहीं लिखा हुआ है। चेक कौन सा? क्रॉस्ड है। क्योंकि पेई का नाम नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा, मैंने चेक उनको दे दिया। तो डोंट यू थिंक नेगोशिएशन हो गई? और हो सकता है क्योंकि नाम नहीं लिखा, ए ने आगे बी को दे दिया, बी ने आगे सी को दे दिया, आगे से आगे कहानी चल पड़ी। तो इसलिए एंड में लेट्स से मिस्टर जी के पास चेक पहुंचा, वो पैसे लेना चाहते थे, वो अपना नाम भर ले। तो कहने का मतलब क्या है, लॉ कहता है क्रॉस चेक क्या नहीं होता, नेगोशिएबल नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अभी देखिए मैंने आपको साबित करके दे दिया, चेक यस नेगोशिएबल है जब तक पेई का नाम उसके ऊपर क्या नहीं है, मेंशन नहीं है। सेम आंसर इज ओवर हियर। आई होप सो यू आर सेटिस्फाइड। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस पॉइंट को, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए हम भारत के वासी हैं, एक समस्या तो है हमारे देश में। सर एक क्यों है, हमारे तो यहां बहुत है, ये बात भी ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, अगली दो क्रॉसिंग में बस ये हम हेडिंग में ही लाइनें मार रहे हैं, बाकी कोई लाइन नहीं मारेंगे सच। अंदर ओपन लिखेंगे। पहली बात, क्रॉसिंग का नाम देखिए, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। नाम से पता चला कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी है। अगला देखिएगा, नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अरे बाप रे बाप, पहला कॉलम क्या था आपका? अगर पहला कॉलम मैं खींच दूं, सारे मत खींचिएगा, सेक्शन का था। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं, कोई सेक्शन है ही नहीं इसका। एज सच सेक्शन नॉट स्पेसिफाइड इन एक्ट। इस एक्ट में रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं बताई गई। तो सर जब लॉ ने नहीं बताई, फिर आप कैसे बता रहे हो? आप क्या लॉ बनाने वाले हो? नहीं, मैं नहीं। लेकिन याद करो, मैंने सोर्सेज बताए थे आपको लॉ के स्टार्टिंग मेरे लेक्चर, 3 सोर्सेज याद है। पहला लेजिस्लेचर तो था ही, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट। अगले 2 और थे बच्चों, प्रेसिडेंट, प्रीवियस जजमेंट्स एंड कस्टम्स, परंपराएं, राइट। जहां तक नोट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का सवाल है, इसके ऊपर है सेक्शन और 130 है, और मैंने स्टार डाला है। व्हाई? बिकॉज पास्ट में बड़े क्वेश्चन आए इसके ऊपर, तो इसलिए मैं स्टार डाल दूं तो जिन बच्चों से सेक्शन ना याद हो वो स्टार वाले तो कम से कम कर लो। अभी तक सेक्शन क्या करवाया? 1 करवाया 1 मार्च 1882, 2 रहा नहीं हमारे बीच में, रिपील्ड
3 में बैंकर था, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आ जाएगा। 4 में प्रोमिज नोट, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूपी में वॉल है। 6 में था चेक, 7 में थी पार्टी। 7 तक सेक्शन हो गया हमारे ऑर्डर में। उसके बाद 18 पढ़ा, 80 पढ़ा, 85A पढ़ा, सेक्शन 13 पढ़ लिया हमने। आज पढ़ा 123, 4, 5, 6, उसके बाद 130। तो ये जितने सेक्शन मैंने पढ़ाए मैं आपको बता पा रहा हूं, तो मेरे को याद है। तो बच्चों में अगर गड़बड़ हो जाती कम से कम स्टार वाली जरूर कर लो, क्योंकि एंड में बच्चे ये पूछते हैं सर सारे नहीं हो रहे, कौन कौन से करूं। अरे यार मैं तुम्हारे नोट्स में स्टार डालता जाऊंगा, वो पक्का कर लेना। अब बारी आती है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग की। मैं बात कर रहा था हिंदुस्तानियों की, हमारे देश की, हम जो लोग हैं। एक समस्या है। क्या समस्या है देखिएगा। पहली बात, ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहां से आया? इट्स फ्रॉम यूसेज। यूसेज, ये क्या वर्ड हुआ सर? यूज करने से यूसेज, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ परंपरा, कस्टम। एक परंपरा होगी हमारे देश में, वहां से क्रॉसिंग पैदा हो गई। वो परंपरा धीरे धीरे करते लॉ बन गई। तो क्या है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग? देखिए, इट्स ईदर जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। मतलब तो अगर ये जनरल क्रॉसिंग है तो जनरल हुई, स्पेशल है तो स्पेशल हुई, रिस्ट्रिक्टिव क्यों हुई? कुछ तो हुआ है। बट विद वर्ड्स, दरअसल है तो ये जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था क्रॉसिंग 2 ही प्रकार की है, बट ये कन्वर्ट हो रही है तीसरे में, क्योंकि उन्हीं 2 क्रॉसिंग में आपने कुछ ट्विस्ट मारा और वो धीरे धीरे परंपरा बन गई। क्या किया आपने? बट विद वर्ड्स, आपने इसके अंदर वर्ड डाल दिए। क्या डाल दिए? अकाउंट पेई। आपने इस क्रॉसिंग में ये 2 शब्द डाल दिए। क्या डाल दिए? अकाउंट पेई। यह शब्द क्या डाल दिए? और अकाउंट पेई ओनली। सर हम समझे नहीं बच्चों। मैं आपको स्पेसिमेन दिखा रहा था। देखिए, जनरल क्रॉसिंग में 2 लाइनें, स्पेशल क्रॉसिंग में 2 लाइनों के बीच में कलेक्टिंग बैंक का नाम, या सीधा लिख दिया कलेक्टिंग बैंक का नाम। यहां हमने क्या किया? दरअसल अगर जनरल क्रॉसिंग है तो ये 2 लाइनें थी, जनरल क्रॉसिंग है। क्या किया हमने? हमने इसके अंदर ये वर्ड डाल दिया, अकाउंट पे। और लेट्स से जनरल क्रॉसिंग है, नहीं है, एसबीआई लिखा, क्या बन गया? स्पेशल क्रॉसिंग। लेकिन इस एसबीआई के साथ आपने वर्ड क्या डाल दिया? अकाउंट पे। और कौन सी क्रॉसिंग है? स्पेशल है। हमने इसके साथ वर्ड क्या लिख दिया? अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली लिख दिया। तो है तो वही जनरल क्रॉसिंग, है तो वही स्पेशल क्रॉसिंग, लेकिन साथ में वर्ड क्या डाल दिया? अकाउंट पे। सर इसका रेलिवेंस क्या है? इसका लॉजिक क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? पर्पस क्या है? तो आइए लिखते हैं। लॉजिक, पर्पस, ऑब्जेक्ट, यूटिलिटी या इंपैक्ट, कॉन्सिक्वेंस, जो शब्द आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। कि अकाउंट पे ही लिख देने से क्या होगा? क्या मैसेज जा रहा है? लगाओ दिमाग। चलो मैं एक बार फिर से आपको ये दिखाता हूं। देखो यहां क्या वर्ड भर दिया हमने? अकाउंट पे वर्ड लगा दिया मैंने यहां पे। मैंने ये चेक किसको दिया? लेट्स से ये पप्पू सिंह जी हैं, इन्होंने चेक दिया है हाउसिंग बोर्ड को। ये मिस्टर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हाउसिंग बोर्ड, बात समझना। भारत की समस्या, हमारे देश में रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन एक रिसोर्स बहुत ज्यादा है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। लोग ही लोग, लोग ही लोग। तो ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ अ प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। पूरा जीवन आदमी का बीत जाता है एक घर बनाने में। टू टेल यू, इतना साल मैंने पढ़ा है, वो बड़ी मेहनत की, बहुत शिद्दत से करने की कोशिश करी, सही मंशा के साथ, ये बोलूं मैं। बट फिर भी इस देश में एक सही जगह पे आप रहते हो, घर बनाने में बहुत साल लग जाता है, एक छोटा सा घर बनाने में। अगर आप अपनी मेहनत करके बनाना चाहते हो,
बिल्कुल अपनी कमाई से, ना कि अपने पेरेंट्स से। तो हुआ क्या, मिस्टर पप्पू सिंह ने बड़ी मेहनत कर करके पैसा जोड़ा। आज उन्हें एक घर अलॉट हुआ, हाउसिंग बोर्ड को पेमेंट करनी है। उन्होंने कहा है पेमेंट कीजिए चेक से, और मान लीजिए अमाउंट है 20 लाख रुपए। पप्पू सिंह जी एक साधारण व्यक्ति, एक आम भारतीय, घबराता है। पहली बात, घर मुश्किल से बना, खुश हैं, लेकिन दूसरी बात 20 लाख रुपए भरना आसान नहीं है। बहुत मेहनत से जोड़े होंगे, इधर उधर से कुछ लोन वोन लेके, ज्वेलरी बेच के भी जुगाड़ किया होगा। आज चेक देना है तो डर लगता है कहीं ये चेक कुछ हो ना जाए, कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए, कहीं हाउसिंग बोर्ड की जगह किसी और को पैसे ना चले जाए। ध्यान दो बच्चों, आप भी एग्जाम देते हो, कई बार एग्जाम में आप लिखाते हो, आपको भगवान का वास्ता मुझे पास कर दीजिएगा, मेरी माँ बहुत बीमार है। लिखाते ना ऐसा, ओम नमः शिवाय, हे प्रभु मुझे पास कर दीजिएगा। मैं बता दूं, आईसीआई इसे अनफेयर प्रैक्टिस मानता है और आपका पूरा पेपर रद्द किया जा सकता है, कैंसिल। तो ऐसा मत लिखिएगा। लेकिन सोचिए, कहीं ना कहीं जीवन में आपने भी ऐसा किया होगा। डरते हैं ना हम भारतीय, डरते ही बहुत हैं, और डर की वजह रिसोर्स है इस देश में, और उसकी वजह सबसे बड़ी है पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, एक्सप्लोजन है, बॉम्ब ब्लास्ट चल रहा है। तो आम भारतीय डरता है। अब आपने चेक काटा हाउसिंग बोर्ड के नाम का, आप एक लाइन लिख देना चाहते हो, हेलो आईसीआईसीआई। कौन है आईसीआईसीआई? आपका बैंक है, उसी ने तो पैसे देने हैं। आप उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, प्लीज 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 प्लीज, पैसे सिर्फ किसको देना है, इसी को देना, किसी और को मत देना। लेकिन क्या आप इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखोगे, प्लीज 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 प्लीज? तो आपने यहां वर्ड क्या लिख दिया, अकाउंट पेई। पेई ये है हाउसिंग बोर्ड, क्रॉस चेक है तो पैसे तो उसके अकाउंट में जाएंगे, कलेक्टिंग बैंक लेके जाएगा। तो हम आईसीआईसी बैंक को एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ एंड सिर्फ पैसे किसको मिले, सिर्फ एंड सिर्फ पैसे किसको मिले, हाउसिंग बोर्ड को? नहीं, ये भी गलत है। वाई? ध्यान से सुनिए, फिर से आपको फिर से गहराई में एक चीज जाननी होगी। पहली बात, जब क्रॉस चेक है, क्रॉस का मतलब याद करो, जो लिखवाया कॉपी में चेक करो। मैंने आपको लिखवाया था इट्स अ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसको थी? पेइंग बैंक को थी। पेइंग बैंक कौन हो गया यहां पे? आईसीआईसीआई। कि पैसे सिर्फ किसको देना? कलेक्टिंग बैंक को। कलेक्टिंग बैंक किसका होगा? नेचुरल है, पेई का होगा। पेई कौन है? हाउसिंग बोर्ड है। लेट्स से इसका बैंक है एसबीआई। तो एक चीज है, थोड़ा सेफ हो गया, आपका बैंक सिर्फ पैसा किसको देगा? एसबीआई को। लेकिन पैसा आप चाहते हो सिर्फ एंड सिर्फ किसको जाए? हाउसिंग बोर्ड को। क्लियर है ना? क्रॉस चेक है, आप अपने बैंक को क्रॉस करके यही डायरेक्शन देते हो कि पैसे कलेक्टिंग बैंक को देना, ताकि पता चल जाए पैसा कहां गया। लेकिन स्टिल आप चाहते हो पैसा हाउसिंग बोर्ड को मिले। तो हाउसिंग बोर्ड के लिए पैसा कौन लेके जाएगा? एसबीआई। अगर एसबीआई गलत आदमी के अकाउंट में पैसे डाल दे, मरा कौन? पप्पू, क्योंकि चल गया इसके जीवन का चप्पू। इसलिए हम इस कलेक्टिंग बैंक को कुछ कहना चाहते हैं। कलेक्टिंग बैंक, तू पैसे लेके जा रहा है, कहां से लेके जा रहा है? आईसीआईसी से लेके जा रहा है। कलेक्टिंग बैंक लेके जा पैसे, आईसीआईसी से लेके जा, बट भगवान के लिए किसके अकाउंट में डाल दे? हाउसिंग बोर्ड। कहीं और मत डालिए, कहीं और डालेगा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। प्लीज बात को गहराई से समझे। क्रॉस चेक, दो लाइनें मारने से आप अपने बैंक को, ड्रॉई को, पेइंग बैंक कह लो, उसको डायरेक्शन दे रहे हो पैसे देना कलेक्टिंग बैंक को। लेकिन आप पैसे तो किसको देना चाहते हो? पेई को। पक्का पेई को मिले, कहीं और ना जाए। लेकिन क्रॉस चेक है तो पेई के लिए पैसे कौन लेके जाएगा? कलेक्टिंग बैंक। तो गड़बड़ कौन कर सकता है? कलेक्टिंग बैंक। तो इसलिए आप कलेक्टिंग बैंक को कहना चाहते हो उसी के अकाउंट में पैसे जाएं। अकाउंट पेई, पेई पेई कौन? यहां उदाहरण में हाउसिंग बोर्ड, उसके अकाउंट में पैसे जाएं। इसलिए हमने वर्ड डाल दिया अकाउंट पे ही कि कलेक्टिंग बैंक तो सिर्फ एंड सिर्फ पैसे इसके अकाउंट में ही डालेगा, कहीं और नहीं। और अगर तूने कहीं और डाल दिए, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आई ड्रैग यू इनटू कोर्ट। तो इस तरह से परंपरा स्टार्ट हुई। लॉजिक समझ रहे हो परंपरा का? भारत, रिसोर्सेज, गरीब देश, गरीब आदमी, राइट? आई होप सो यू गॉट। तो लॉजिक लिख रहा हूं बेटा, इट्स अ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन दे रहे हैं आप, एक ऑर्डर दे रहे हैं आप, दिशा निर्देश दे रहे हैं। कौन दे रहा है? बाय ड्रॉ। लेकिन सबसे बड़ी बात,
किसको दे रहे हैं आप? टू CB, कलेक्टिंग बैंक। तो ये है बड़ी जबरदस्त बात, आप कलेक्टिंग बैंक को डायरेक्शन दे रहे हैं। क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? टू कलेक्ट प्रोसीड्स, कि आप लीजिए पैसे, आप पैसे लीजिए। टू कलेक्ट प्रोसीड्स, और कलेक्ट करके कहां डालिए? पे के अकाउंट में। फॉर द अकाउंट ऑफ पे, आगे वर्ड पे, और आगे वर्ड क्या लगाऊंगा मैं? ओनली, सिर्फ एंड सिर्फ उसके लिए। और अगर कलेक्टिंग बैंक ने कोई खुराफत कर दी, कोई शरारत कर दी, तो क्या होगा? आइए उसका जवाब भी देता हूं, एक सेक्शन के साथ देता हूं। ध्यान दीजिए, सेक्शन क्या लिखा? 131, 130 यहां बताया था मैंने, नॉट नेगोशिएबल के लिए। उसका नेक्स्ट सेक्शन 131। 131 एक बड़ी जबरदस्त चीज कहता है। 131 कहता है भाई हम एक प्रोटेक्शन देते हैं, किसको? कलेक्टिंग बैंक को। मतलब कोर्ट में उसके खिलाफ केस नहीं होगा, उसको प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन है किसको? कलेक्टिंग बैंक को, कि अगर उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 131 ने उसको राइट दिया है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, बट इफ कलेक्टिंग बैंक कलेक्ट्स प्रोसीड्स, लेकिन उसने पैसे कलेक्ट किए एंड पुट्स इनटू अकाउंट ऑफ समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब नॉट पे। तो आपने पैसे कलेक्ट किए लेकिन पे के लिए नहीं, किसी और के अकाउंट में डाल दिए। कलेक्ट किया है लेकिन पैसा डाल दिया किसी और के अकाउंट में, तो कलेक्टिंग बैंक बिकम्स लायबल। तो ये देखिए, जो कलेक्टिंग बैंक को 131 में एक प्रोटेक्शन मिली हुई थी वो खत्म हो गई। तो वो गरीब आदमी, सोचिए फिर से, पप्पू सिंह, मकान लिया, हाउसिंग बोर्ड, तो हाउसिंग बोर्ड के अकाउंट में पैसे ना डाल के अगर कलेक्टिंग बैंक कहीं और डाल दे तो कलेक्टिंग बैंक लायबल हो जाएगा। कलेक्टिंग बैंक ये कहे भाई मैंने जानबूझ के गलती नहीं करी, और देखिए 131 में मेरे को प्रोटेक्शन मिली हुई है, प्रोटेक्शन का मतलब है मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सॉरी, तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि तूने अकाउंट पे चेक के पैसे कहां डाल दिए? किसी पे के ना डाल के किसी और के अकाउंट में, राइट? कलेक्टिंग बैंक लायबल इफ, लेकिन कब? इफ अकाउंट पे चेक। बार बार ये वर्ड लिख रहा हूं। तो अकाउंट पे वर्ड लिखने से पूरा मौसम बदल गया। लेकिन लेट्स से ये अकाउंट पे वर्ड ना लिखा होता तो क्रॉसिंग कौन सी होती? जनरल। क्रॉसिंग कौन सी होती? स्पेशल। फिर कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाती 131 में। सर हम समझे नहीं, आप खुल के बताओ कहना क्या चाहते हो। चलो खुल के बताते हैं। सर आप ये कहना चाहते हो क्या? देखिए एक बार हम इसको क्लीन अप करते हैं भाई थोड़ा सा। पहली बात, एक चीज समझ लो, कलेक्टिंग बैंक तो तभी आएगा अगर चेक क्या है? क्रॉस्ड है। होगी जनरल क्रॉसिंग। हमने यहां नाम रख दिया, लिख दिया पे का राहुल। एक चीज तो पक्का बच्चों, क्रॉस चेक है, कलेक्टिंग बैंक ही पैसे लेके जाएगा। तो राहुल का अकाउंट अगर एसबीआई में है तो एसबीआई लेके जाएगा, राहुल के लिए लेके जाएगा। तो एसबीआई को, कलेक्टिंग बैंक को 131 में प्रोटेक्शन है। क्या प्रोटेक्शन है? मान लो उसने पैसे ले जाके मोहन के अकाउंट में डाल दिए, क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? नॉट एट ऑल, ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। सर 131 प्रोटेक्शन दे रहा है, भाई ये तो सीधा फ्रॉड है, गलत आदमी के डाल रहे हो, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन कब है समझो। प्रोटेक्शन तब होती है 131 में, मैं 131 की एक लाइन और दोबारा से डिटेल में लिख दूंगा। वो ये है अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई गलती नहीं है। जैसे मान लो हमारे देश में राहुल तो बहुत है,
नाम बड़ा कॉमन है। तो मैंने मान लो चेक दिया राहुल नंबर 1 को, राहुल नंबर 1 की जेब से चेक गिर गया और ये चेक उठा लिया राहुल नंबर 2 ने। मुझे बताओ कलेक्टिंग बैंक को सपना आएगा क्या? कलेक्टिंग बैंक कोई डॉग स्क्वाड में लगे हुए हैं कि चेक को सूंघ लें ये कोई और राहुल है? तो यहां पे तो अगर कोई और राहुल पैसे ले जाए तो क्या कलेक्टिंग बैंक की कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं है, उसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये है 131 में प्रोटेक्शन। लेकिन हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि अगर अकाउंट पे ही लिख दिया क्रॉसिंग के साथ तो पक्का पैसे उसी आदमी के अकाउंट में जाने चाहिए। कौन से? राहुल 1 के। 2 में भी नहीं जाने चाहिए, वरना कलेक्टिंग बैंक क्या हो जाएगा? लायबल। ये है अकाउंट पे का रेलिवेंस। तो आइए, और ये चीज कही गई एक कोर्ट के केस में कि कलेक्टिंग बैंक लायबल होगा, हेल्ड इन द केस ऑफ। क्यों केस का जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि मैंने कहा था प्रेसिडेंट से लॉ बनता है। 131 में तो कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन मिली हुई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूं कार्रवाई होगी। तो जब लॉ कह रहा है नहीं होगी, फिर क्यों हो रही है? क्योंकि एक केस के जजमेंट ने पूरा सिचुएशन बदल दिया। बट कौन से केस चेक के चक्कर में? अकाउंट पे। तो देखिए मैंने ऊपर 131 लिख के दिया था, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक। मैं यहीं पे 2 वर्ड लिख देता हूं, लेकिन ये प्रोटेक्शन कब मिलती है? इफ एक्ट्स इन गुड फेथ। कि मतलब आपने गुड फेथ में पे के लिए पैसे कलेक्ट किए हैं, या यूं कह लीजिए विदाउट नेग्लिजेंस, आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है। जैसे वो मैं कह रहा था राहुल 1 के बजाय 2 पैसे ले गया तो कलेक्टिंग बैंक बच जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट पे ही है तो नहीं बचेगा, क्योंकि ये केस आया था। और बच्चों जब भी मैं रेड पेन से कोई केस का नाम लिख दूं तो समझ लेना उसे पक्का आपने याद करना है। वो स्टार है, स्टार वर्ड ही नहीं लिखूंगा। तो ग्रेट वेस्टर्न रेलवे, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस। सर ऐसी कोई हमारे देश में तो नहीं लगती। तो मैंने ये कहा था हमारे देश में बहुत सारे केसेस अंग्रेजों के हैं, क्योंकि अंग्रेजों का लॉ हमने अडॉप्ट किया है। तो वर्सेस लंदन, ये देखो इंग्लैंड ही आ गया, वर्सेस लंदन एंड काउंटी, जैसे वहां पे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट होता है, उसे याद रख सकते हो, लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी। तो ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी, आई रिपीट, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी का ये केस था। अंडरस्टूड है? ये बैंकिंग कंपनी क्या होगी? कलेक्टिंग बैंक। किसने केस किया? रेलवे कंपनी ने किया। अकाउंट पे ही चेक था। तो भाई साहब कलेक्टिंग बैंक की अगर गलती है तो यहां पे कलेक्टिंग बैंक लायबल होगा। 131 वाली इसको प्रोटेक्शन रद्द कर दी गई इस केस में। और याद कीजिए केस में मैंने पार्टीज बताई थी, तो वर्सेस लिखा है तो पहली पार्टी को सीधा सीधा प्लेंटिफ कह सकते हैं, दूसरी को डिफेंडेंट। तो ध्यान से पकड़िए, क्या है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग? कोई एक्ट में नहीं बताया गया, परंपरा चली आ रही है। ये जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग है, बस इसमें वर्ड लगा दिए गए हैं। क्या लगा दिए गए हैं? अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही ओनली। ये क्या है? डायरेक्शन है, ड्रॉर के द्वारा है। किसको है? कलेक्टिंग बैंक को है कि पैसे सिर्फ आपने पे के लिए कलेक्ट करने हैं। तो अगर कलेक्टिंग बैंक कोई गलती करता है तो 131 में उसे प्रोटेक्शन मिलती है अगर उसकी नेग्लिजेंस नहीं है। लेकिन अकाउंट पे ही लिख दिया तो कलेक्टिंग बैंक को 131 वाली भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। हेल्ड इन द केस ऑफ ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी। अब लगाइए दिमाग, ये आखिरी पॉइंट देखना, बड़ा जबरदस्त है। क्या लिखा था मैंने नेगोशिएबिलिटी में? चेक रिमेन्स नेगोशिएबल। लेकिन कब? अगर आपने पेई का नाम नहीं लिखा। लेकिन ध्यान दो, जब आपने अकाउंट पे चेक जारी किया, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग करी है, तो इसमें एक जबरदस्त चीज ये है, देखिए, चेक नो लॉन्गर नेगोशिएबल। कभी भी चेक नेगोशिएबल नहीं रहेगा। किस केस में? अकाउंट पे में। क्योंकि वो पप्पू सिंह मकान निकला, इतना डरा हुआ आदमी है, वो सबसे पहले नाम तो बंदे का लिखेगा। जब आपने नाम लिख दिया तो यहां हमने क्या लिखा था कि क्रॉस चेक तभी नेगोशिएबल होता है अगर पे का नाम ना लिखा हो। वहां तो उसने पक्का लिख दिया, वो तो बल्कि साथ में क्या लिख रहा है वर्ड? अकाउंट पे। तो इसलिए यहां तो कभी भी ये चेक नेगोशिएबल होगा ही नहीं। रीजन एज पे नेम मेंशन्ड।
तो ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल लाइफ को कंबाइन करके परफेक्ट आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप सो ये क्लियर है आपको। चलिए बच्चों, अब हम अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो नाम से आपको क्या दिख रहा है कि नेगोशिएट नहीं होगा क्रॉस चेक? वो तो वैसे भी नहीं होता, वो तो दो सिचुएशन में मैंने तो बता दिया था कि पे का नाम ना डालो। तो यहां ना वर्ड पे मत जाओ, लॉ ने वर्ड क्या लिखा है? ये जो एक्ट है नेगोशिएबल एक्ट, बिलीव मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मेरे को आपसे शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि समय आ गया। नेगोशिएबल एक्ट इतना सीधा है, शायद मैंने पहले बताया, इतना सीधा है जैसे जलेबी। लॉ को पढ़ने में समस्या क्यों आती, क्यों टफ लगता है? क्योंकि लॉ में जो वर्डिंग इस्तेमाल करी है उसके 10 मतलब निकलते हैं, इसलिए किसकी जरूरत है? इंटरप्रिटेशन की। इसलिए आपके कोर्स में मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कशन में बताया था, इंटरप्रिटेशन मींस लॉ को पढ़ते कैसे हैं। यहां देखने में लग रहा है नॉट नेगोशिएबल मींस आप नेगोशिएट कर नहीं सकते चेक को। बिलीव मी, एंड में आंसर पता क्या निकलेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में हाँ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। फिर सर नॉट नेगोशिएबल का लॉजिक क्या हुआ? इसलिए तो स्टार डाला सेक्शन 130, इसलिए तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आए। ध्यान दीजिए, अंदर कोई कॉलम नहीं बनाएंगे। ये भी नॉट नेगोशिएबल क्या है? इट्स ईदर, फिर से वही है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग, बट विद वर्ड्स। तो यहां पे आपने कौन से शब्द लिख दिए? नेचुरल है, नॉट नेगोशिएबल लिख दिए, NN और पूरा लिख दीजिए नॉट नेगोशिएबल, ये वर्ड लिख दिया आपने। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था क्रॉसिंग बेटा दो ही तरह की है, वही किस में कन्वर्ट हो रही है? 4 में। बस आपने वर्ड क्या भर दिया? NN और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। दैट मीन्स अगर हम फॉर्मेट की बात करें, बताओ कौन सी क्रॉसिंग हुई है? जनरल, क्या वर्ड डाल दिया आपने? NN। कौन सी क्रॉसिंग है जी? स्पेशल, क्या वर्ड डाल दिया जी साथ में? NN। कौन सी क्रॉसिंग है जी? स्पेशल, लेकिन साथ में वर्ड क्या लिख दिया? चाहे पूरा लिख दो, नॉट नेगोशिएबल। तो नॉट नेगोशिएबल लिखने का लॉजिक क्या है, उसका इफेक्ट क्या है? और ये है बड़ी जबरदस्त बात, ये रहा आपकी स्क्रीन पे इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या है? टाइटल, याद करो, टाइटल सेक्शन 1 में बताया था, हेडिंग ऑफ द एक्ट। लेकिन मैंने ये कहा था इंग्लिश वर्ड टाइटल का मतलब ऑनरशिप भी होता है। यहां टाइटल का मतलब है ऑनरशिप। ऑनरशिप किसका टाइटल, किसकी ऑनरशिप? मैं यहां बात कर रहा हूं ट्रांसफरी की। ट्रांसफरी कौन हुआ? जिसके पास चेक है। बच्चों मान लो कि पप्पू सिंह मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे एक चेक दे दिया। ध्यान से सुनना, पप्पू सिंह ने मुझे चेक दे दिया और वो चोरी का चेक था। कौन सा चेक था? चोरी का। तो याद करो, जब मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग दिया था, मैंने ये कहा था ट्रांसफरी को वैल्यू मिलेगी मिलेगी इफ एक्टिंग इन गुड फेथ रिगार्डलेस ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफर। प्लीज याद करना, मैं दोबारा रिकॉल वैल्यू दे रहा हूं। पप्पू सिंह अपने दोस्त चप्पू सिंह के यहाँ गया, ये है स्वामी सर, इसका चेक उसने चुराया, चुरा के मुझे दे दिया। प्रश्न, क्या मुझे चेक के पैसे मिलेंगे? हमने कहा था हाँ मिलेंगे। तो मैंने ये भी कहा था इसमें चप्पू सिंह का क्या कसूर है? तो मैंने बताया था उसका कसूर ये है, पहली बात पप्पू जैसा दोस्त रखा है, 2 रखा है तो अपने घर में क्यों बुलाया, 3 बुलाया तो चेक सामने क्यों रखा, 4 अगर चेक सामने रखा तो साइन करके क्यों रखा। और मैं कौन हूं? शरीफ आदमी हूं, मेरे को पैसे मिलने चाहिए। अब मैं रिवर्स बताने जा रहा हूं कि अगर NN लिखा हो, अब ध्यान से सुनना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से, फिर ये मेरा एग्जाम्पल मैं इधर थोड़ा साइड पे लिख के बता रहा हूं। बच्चों, मैं एक टीचर हूं, स्वामी सर, और मैं अपनी एनर्जी या अपना टाइम सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में लगाना पसंद करता हूं। माइंड इज वर्किंग, इतना काम करता है माइंड, क्योंकि देयर आर सो मेनी एक्ट्स इन आवर कंट्री एंड बिलीव मी, आपको यूं पढ़ा रहा हूं क्लास में, फेस टू फेस में, मुझे हमेशा पूरी जिंदगी पसंद रहा है, मैं बोर्ड पे बिना देखे पढ़ाता हूं, एक एक सेक्शन लिखता हूं बिना देखे। ये स्टैंडर्ड्स मैंने हमेशा मेंटेन किया अपने टीचिंग में। कोई भी सेक्शन आप मुझसे पूछ लें, जैसे कंपनीज एक्ट है 470 सेक्शन है, कहीं भी खड़ा कर दूं, पूरे के पूरे सेक्शन एक एक वर्ड के साथ सुना दूंगा। सो आई सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, बट समस्या है, कुछ नुकसान भी है उसके। क्या है? अब मेरे इतने सारे काम करने होते हैं, पेमेंट्स भी करनी है, आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, दिस एंड दैट, ये वो, तो वो सब काम कौन मैनेज करेगा? आप यूं ही कैश तो नहीं रख सकते अपने मैनेजर को देके। तो मैंने क्या किया हुआ, मेरे मैनेजर हैं,
मैंने उनको चेक दे रखे हैं, और कौन से चेक? चेक ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या हो गया? पेई का नाम नहीं डाला, साइन किया हुआ, अमाउंट भी नहीं भरा हुआ। तो सर मैनेजर तो चोरी कर लेगा। नहीं, मैंने उसके ऊपर एक सेफ्टी फीचर लगा रखा है। मैंने सारे चेक क्रॉस दे दिए और उनके अंदर एनएन भर दिया। अब एनएन भरने का लॉजिक समझो क्या है। मेरे मैनेजर ने, मान लो उसका कोई दोस्त है मिस्टर एक्स, उसको ये चेक दे दिया। उसने क्या किया है? चुराया है पैसा। कहते हैं मैनिपुलेशन, एम्बेसलमेंट, हेरा फेरी करना। हेरा फेरी करके उसने अब ये चेक दे दिया मिस्टर एक्स को, मान लो 2 लाख रुपए का। अब मैंने एक सेफ्टी फीचर लगा रखा था। क्या लगाया था? एनएन। वैसे क्या होता है, ट्रांसफरी को पैसे मिलते हैं रिगार्डलेस ऑफ डिफेक्ट। एक्स कहता है अगर आपके मैनेजर ने चोरी की है, मेरे पास तो चेक आपका साइन किया हुआ, मेरा क्या कसूर है, मुझे तो पैसे मिलने चाहिए। नेगोशिएबल एक्ट तो ही कहता है। मैंने कहा बिल्कुल कहता है, लेकिन आपने 130 नहीं पढ़ा। 130 ये कहता है जो ट्रांसफरी, आप ट्रांसफरी हो गए, आपकी जो ओनरशिप है, टाइटल ऑफ ट्रांसफरी नॉट बेटर, आपका टाइटल, आपकी ओनरशिप बेटर नहीं है देन दैट ऑफ ट्रांसफर। क्या मतलब हुआ इसका? डेट इज remains with same defects. With same defects, या थोड़ा सा लाइन को और मैं बेहतर करके 2 वर्ड और अटैच कर देता हूं। डेट इज, यहां से डेट इज रिमेन्स सेम, मतलब ट्रांसफरी की जो ओनरशिप है नॉट बेटर देन डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट इज रिमेन सेम। मतलब अगर ट्रांसफरर चोर है तो ट्रांसफरी भी क्या हो गया? ये भी चोर बन गया। या यूं कह लीजिए, और सब्जेक्ट टू सेम डिफेक्ट्स। मतलब अगर चेक में कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट आगे जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जिस तरह से हम कह रहे थे ट्रांसफरी के पास चेक आता है, अगर वो शरीफ आदमी है तो सब कुछ क्लेंस हो जाएगा, सब कुछ धुल जाएगा। जैसे ये पप्पू सिंह वाला, चप्पू सिंह वाला एग्जांपल दिया, मेरे को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर चेक में एनएन लिखा है तो जो ट्रांसफरी का टाइटल है इट विल कैरी ऑन इन ए सेम मैनर। तो दैट मीन्स अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है, जैसे यहां मैनिपुलेशन की गई है, तो वो सेम ही आगे जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से आप अपने, अगर चेक आपको रखने पड़ते हैं ब्लैंक, आप एनएन लिख दें, क्योंकि एनएन लिखने से ये जबरदस्त फायदा है। और मैं बता दूं, एनएन लिखने से सेम यही चीज फिर अप्लाई हो जाएगी। क्रॉस चेक है, प्रोटेक्शन थी कलेक्टिंग बैंकर को, वो नहीं मिलेगी, सेम यही केस कोट कर सकते हैं। तो लास्ट में एक लाइन, चेक रिमेन्स नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये मत लेके चलिए वो नेगोशिएबल ही रहेगा, लेकिन कब रहेगा? वो सेम लॉजिक जो पहले दिया, इफ पेई नेम नॉट मेंशन्ड। इफ पेई नेम नॉट मेंशन्ड, सेम वही जो जनरल क्रॉसिंग में था, स्पेशल में अगर पेई का नाम नहीं लिखा है तो आप उसे नेगोशिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक नहीं कर सकते, कौन सा? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग वाला। नॉट नेगोशिएबल के ऊपर मैं 1-2 क्वेश्चन अभी आपको करवा के दिखाता हूं, बताता हूं किस तरह से टाइटल हमने कहा रिमेन सेम रहेगा। 1-2 चीजें आई शेयर टू यू, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल बच्चों। ये हमने आज पढ़ा, राइट। हमने पढ़ी क्रॉसिंग 2 तरह की है। 123 में जनरल, वहां जरूरी था 2 लाइनें मारना। 124 में स्पेशल, वहां जरूरी था कलेक्टिंग बैंक का नाम डालना, लाइनें मारना जरूरी नहीं है। 125 में क्रॉसिंग कोई भी कर सकता है। 126 में अंडरस्टूड है पैसे कलेक्टिंग बैंक से मिलेंगे, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में मिलेंगे थ्रू स्पेसिफाइड कलेक्टिंग बैंक।
एंड देन रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कोई सेक्शन नहीं है, बाय यूसेज है, कस्टम है। यहाँ जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग में वर्ड क्या डाल दिए गए हैं, अकाउंट पे, जिससे एक डायरेक्शन दी जाती है ड्रॉर के द्वारा कलेक्टिंग बैंक को डाट to collect receipts for pays account only, and if he will collect for someone else, the protection to given under section 131 will be withdrawn, held in the case of Great Western Railway Company versus London and County Banking Company. And under section 130 नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग डज नॉट मीन कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड पे का नाम ना लिखा हो, वरना तो क्लियर है क्रॉस चेक होता ही नहीं नेगोशिएबल, क्योंकि नॉर्मली तो नाम लिखा होगा बट लोग लिखते नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो एनएन लिखने का लॉजिक क्या है, जो ट्रांसफरी की ओनरशिप है, जो उसका टाइटल है, वो सेम रहेगा जो ट्रांसफरर का था जिसने आपको चेक दिया। तो जो चेक देने वाला अगर चोर है तो आप चाहे शरीफ हो, आपको उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, आपने शराफत में सामान बेचा तो चेक लिया है, सॉरी आप भी चोरी कहलाओगे, क्योंकि चेक पे क्या लिखा था, एनएन। अब लगाओ दिमाग, नॉर्मल लाइफ में क्या लोगों को पता होता है एनएन का रेलिवेंस? तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसा चेक दे बेहतर है ना लो, क्योंकि अगर वो चोर है तो आप भी चोर बन जाओगे। और मैंने दूसरे रिवर्स में क्या सिखाया, अगर आपको ऐसे ब्लैंक चेक रखने पड़ते हैं अपनी फैक्ट्री में मैनेजर को देने के लिए, एनएन डाल के लिख दो, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। सो लेट्स गो टू योर प्रिंटेड बुक, जहां पे हम इसके ऊपर दो चार कुछ क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों ये चेक के नोट्स हैं, मैं ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुका हूं। देखिए, सो दिस इज अ क्वेश्चन जो 2009 में पूछा गया था इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखिए, कहता है मिस्टर वाइज ऑब्टेन्स फ्रॉडुलेंटली फ्रॉम आर अ क्रॉस चेक, कौन सा, एनएन। एनएन वाला चेक आर से किसने ले लिया, मिस्टर वाइज ने, फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड डिफेक्ट हो गया एक। ये चेक उसने ट्रांसफर किया टू वी को दे दिया। वी कौन हो गया, ट्रांसफरी, ट्रांसफर कौन है, डब्ल्यू है, वाइज है। वी ने ये चेक इन कैश करवा लिया फ्रॉम एएनएस बैंक लिमिटेड, ये आंसर नहीं है, एएनएस बैंक का नाम है, विच इज नॉट द ड्रॉई बैंक। अंडरस्टूड है, क्रॉस चेक है तो पैसे ड्रॉई बैंक से थोड़े मिलते हैं, कलेक्टिंग बैंक के थ्रू मिलते हैं। तो एएनएस कौन है, कलेक्टिंग बैंक है। आर जिसका चेक चुराया था ये वाइज ने, फ्रॉडुलेंटली जो लिया था। ऑन कमिंग टू नो अबाउट द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ मिस्टर वाइज स्यूज एएनएस बैंक फॉर रिकवरी। तो आपने किसके ऊपर किया, कलेक्टिंग बैंक पे। तो मैंने बताया था 131 में कलेक्टिंग बैंक को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन। लेकिन मैंने कहा था नहीं मिलेगी, या तो वो अकाउंट पे ही हो या एनएन वाला हो, तो प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ दिस एक्ट वेदर आर विल सक्सीड इन दिस केस। एक क्वेश्चन और पूछा गया, अब आंसर देखिए। एज पर सेक्शन 130, क्योंकि एनएन वाला है, अ पर्सन टेकिंग क्रॉस चेक जनरली और स्पेशली, क्योंकि मैंने कहा था जनरली या स्पेशल क्रॉसिंग होती है, बेयरिंग इन ईदर केस द वर्ड्स एन नॉट नेगोशिएबल, लेकिन ये वर्ड होना जरूरी था, एन एन नॉट नेगोशिएबल। शेल नॉट हैव और शेल नॉट बी एबल टू गिव अ बेटर टाइटल, आप किसी को बेटर टाइटल नहीं दे सकते। मैंने ये कहा था ट्रांसफरी का वही टाइटल रहेगा जो ट्रांसफरर का है, तो अगर उसकी ओनरशिप में डिफेक्ट है तो ट्रांसफरी की ओनरशिप में भी डिफेक्ट रहेगा। इन कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट क्या होगा, टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव, the title of transferee would be vitiated. Vitiated means affected, दूषित हो जाएगा by that effect. Thus, based on the above provision, it can be concluded that if the holder has a good title, he can transfer it with good title. But अगर defective title है, the transferee is affected by such defects and he cannot claim the right of holder in due course. तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि holder in due course कि मेरे पास ये चेक आया है ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से, सॉरी चोर से आया है। गंगा में नहाने से ही पवित्र हो गए ना, तो अगर नाले में नहाओगे तो गंदे ही रहोगे भाई, सीधी सी बात है ये। बाय प्रूविंग दैट ही परचेज द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट आया गुड फेथ में, मुझे नहीं मालूम वो चोर है। फॉर वैल्यू मीन्स मैंने सामान बेचा था, कॉन्सिडरेशन है, मैं तो शरीफ हूँ, सॉरी वो चोर है, एनएन लिखा है तो आप भी चोर हो। As Mr. Wise in the above case obtained the check fraudulently, he had no title to it and could not give to the bank any title. क्योंकि कलेक्टिंग बैंक पैसे लेके आ रहा है, भाई पैसे तू कैसे लेके आ सकता है, ये चोर आदमी है। और मनी एंड द बैंक वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 131। तो 131 में क्या थी बच्चों, प्रोटेक्शन थी, वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। फॉर द अमाउंट ऑफ चेक फॉर इनकैशमेंट, यही केस मैंने कहा था, अकाउंट पे में भी एनएन में भी, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंडन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी।
अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या, वुड योर आंसर बी स्टिल द सेम इन केस मिस्टर वाइज डज नॉट ट्रांसफर द चेक एंड गेट्स द चेक इन कैश फ्रॉम एएनएस बैंक हिमसेल्फ। वाइज ने आगे किसको दिया था, वी को दिया था, वी को ना देके खुद इन कैश करवा ले, लेकिन वाइज ने भी तो ये चेक आर से फ्रॉडुलेंटली लिया है, तो अगेन उसका कलेक्टिंग बैंक लायबल रहेगा। द आंसर इन द सेकंड केस वुड नॉट चेंज एंड शैल रिमेन द सेम फॉर द रीजंस गिवन अबव। Thus, R in both the cases shall succeed in his claim from ANS Bank. तो ये बेटा क्वेश्चन आया था विद आंसर मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही इसी पेज पे, ये पेज नंबर 17 के करीब आप देख रहे हैं, एक प्रॉब्लम है, आप ट्राई कीजिए, कल मैं इसका आंसर आपसे शेयर कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिए, क्योंकि जब आप करेंगे तो बात को समझेंगे। तो इसलिए एक बार फिर यहाँ जाइए अपने नोट्स में। तो मैं जो आपको ये प्रोटेक्शन वाली बात बता रहा था, तो ये 131 वाली, तो मैंने आपको कहा था ये यहां तक आंसर, ये 131 वाला ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वाला, ये आंसर एनएन में भी क्या रहेगा, सेम, टिक मार दीजिए ऐसे। तो आज बच्चों हमने ये प्रश्न देखा क्रॉसिंग के ऊपर, सेक्शन 123 से चला है, लेकिन मैं बता दूं क्रॉसिंग के ऊपर, क्योंकि मैं बाद में कुछ सेक्शन मैंने होल्ड ऑन किए हैं। दरअसल अगर मैं थोड़ा सा यहाँ लिख के आपको बताऊं, क्रॉसिंग के ऊपर हम जो लॉ पढ़ते हैं वो 123 से लेते हुए 131 जाएंगे। आज चले तो गए 131 पे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सेक्शंस पेंडिंग रह गए। कौन से? 123 जनरल क्रॉसिंग, 124 स्पेशल क्रॉसिंग, 125 क्रॉसिंग कोई भी कर सकता है, 126 पैसे मिलेंगे कलेक्टिंग बैंक से। तो पेंडिंग कौन से रह गए? 127 रह गया, 128 रह गया, 129 रह गया, 3 रह गए। 130 हमने पढ़ लिया, नॉट नेगोशिएबल। 131 पढ़ लिया, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक। ये 3 पेंडिंग है, एक एक लाइन के हैं। आज नहीं करवाऊंगा, आने वाले दिनों में भी नहीं करवाऊंगा। वजह क्या है? अभी मैं करवा दूंगा, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये एक्ट जलेबी जैसा है, तो मुझे आपको रोज ये एक्ट डेवलप करवाना है, उसको तरीके से लेके जाना कि हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड इजी फॉर माय स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, जो मुश्किल चीज लगी होगी वो आपको 131 कलेक्टिंग बैंक, बस उसमें पकड़ लीजिए। कलेक्टिंग बैंक अगर शराफत में पैसे लेके आता है तो उसको प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन नहीं दी गई दो सिचुएशन में, चाहे वो शरीफ हो। अगर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, गलत आदमी के लिए पैसे ले लिए, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है, गलत आदमी के लिए पैसे ले लिए, क्योंकि ये केस आया, उसने ये हेल्ड किया, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी। और 130 में एनएन ने तो साफ ही लिख दिया था कि एनएन लिखने का लॉजिक ही क्या है, टाइटल ऑफ ट्रांसफरी, जिसके पास चेक है वो सेम रहेगा जो ट्रांसफरर का टाइटल है। तो उसका टाइटल डिफेक्टिव है, अगर वो चोर है तो आप भी चोर हो। जैसे अभी आपने जून 2009 का एक क्वेश्चन देखा, जून इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम होते हैं आईसीआई के मई में एंड नवंबर में। तो जून इसलिए हुआ क्योंकि उस साल चुनाव थे, तो चुनाव मई में आ गए, तो इसलिए एग्जाम आगे करना पड़ा, तो इसलिए जून लिखा था। कहीं जून देख के भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए बेटा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, और मेरे प्रिंटेड नोट्स में देखोगे 5-7 पेज भरे हुए हैं, और मैंने एक एक चीज बहुत सलीके तरीके से लिखने की कोशिश करी है। तो आई होप सो आपको नोट्स लिखने आ रहे होंगे, मैनेज कर पा रहे होंगे आप। बाकी किसी भी डाउट के लिए, क्वेरी के लिए, प्लीज फील फ्री टू हैव अ वर्ड विद मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।